व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स? आज हम मैथमेटिक्स 8th क्लास पीटीबी इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें क्वेश्चन 6 जरा देखें। क्वेश्चन 6 में उसकी स्टेटमेंट पहले हम लिखते हैं। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज कहते हैं सामान को, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, इज़ रुपीज़ 12 कर लें, ठीक है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, हाउ मच फेयर will be charged for a luggage of 9 quintals for a distance of 20 kilometer, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट लिख ली, अब मैं आपको समझाता हूँ। और कीजिए, इफ़ द फेयर कहते हैं किराया, ठीक है। आपको लगेज को ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है किराया होता है उसको हम फेयर कहते हैं, FARE फेयर। एक FAIR होता है, फेयर का मतलब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे FARE का मतलब होता है किराया। ऑफ 12 क्विंटल लगेज, कोई सामान है, आपने उसको मूव करना है, उसका वेट जो है वो आपके पास 12 क्विंटल्स है। वेट हम यहाँ पे लिखते हैं उसका, देखें जी, सॉल्यूशन वेट उसका क्विंटल्स में है, इन क्विंटल्स। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा कितना है उसका, 12 क्विंटल्स, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस का हम हेडिंग देते हैं, डिस्टेंस इन मीटर्स, इन किलोमीटर्स, वो कितना है जी आपके पास, 18 किलोमीटर। इज़ रुपीज़ 12, ये फेयर है, फेयर का हेडिंग दिया, इन रुपीज़ वो है आपके पास 12। देखें, वेट है आपके पास 12 क्विंटल्स, डिस्टेंस आपके पास 18 किलोमीटर, और फेयर उसका है जी 12 रुपीज़। ये आपको मूव करने में इतने पैसे आपके लगते हैं। 18 किलोमीटर्स आपका डिस्टेंस है, और इतने आपने वेट को इतने डिस्टेंस तक आपने मूव करना है, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। ये उसका फेयर है। पूछा गया हाउ मच फेयर, कितना फेयर लगेगा, कितना फेयर होगा, किसका, विल बी चार्ज्ड, आपसे चार्ज किया जाएगा फॉर ए लगेज, उस सामान के लिए, ऑफ 9 क्विंटल्स। अब उसका वेट जो है वो कितना, 9 क्विंटल हो गया। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, अब उसका डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। देखें, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अब हम देखते हैं। देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई, समझाई हुई कि एक्स वाला कॉलम जो होता है वो आपने नीचे से ऊपर आपने एरो साइन ड्रॉ कर लेना है, हमेशा नीचे से ऊपर कर लिया। अब फेयर वाले कॉलम को आपने डिस्टेंस वाले कॉलम के साथ, और फिर उसके बाद वेट वाले कॉलम के साथ आपने इसका कंपैरिजन करना है, और आपने इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, और कीजिए। पहले हम करते हैं फेयर और डिस्टेंस का। अब एक देखें, 12 रुपीज़ जो है वो डिस्टेंस, वो आपके पास फेयर है 18 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसका फेयर भी तो ज़्यादा होगा। दोबारा समझिए, 18 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर करना है, आपका फेयर बनता है 12 रुपीज़। आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स हो गया, यानी आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो पैसे भी तो ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ज़्यादा, फेयर ज़्यादा। जब दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हों, दोनों क्वांटिटीज़ आपकी इंक्रीज़ कर रही हों या दोनों डिक्रीज़ कर रही हों, तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो फेयर भी आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ये भी नीचे से ऊपर, यानी DP डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आप आते हैं फेयर और वेट के साथ, कंपेयर करते हैं इसका। जो लगेज का वेट है, देखें, आपके पास 12 क्विंटल्स थे और 12 रुपीज़ ही आपके पास उसका फेयर था। 12 आपके पास क्विंटल्स थे और उसका फेयर भी 12 रुपीज़ ही था। अब वेट आपका डिक्रीज़ कर गया। देखें,
वेट आपका 9 हो जाएगा, 9 क्विंटल्स। वेट अगर आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो फेयर भी तो आपसे कम ही चार्ज किया जाएगा। अंडरस्टूड है कि आपका वेट कम हो गया तो आपका फेयर भी कम चार्ज किया जाएगा। तो एक क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम कहेंगे ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी DP आप इसको लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आपने इसको लिखना कैसे, इक्वेशन कैसे बनानी है। वो जो x वाला कॉलम है टेल ओवर हेड, ये मेरे को बताया हुआ टेल में ये x है और हेड में 12 है। टेल ओवर हेड इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें टेल ओवर हेड 20/18 मल्टीप्लाई, यहाँ पे टेल ओवर हेड 9/12। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ 12 डिवाइड हो रहा है, इक्वल साइन की राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 20/18 इंटू 9/12 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आपने 1 लगा दिया। अब आपने इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। x इज इक्वल्स टू 20/18 इंटू 9/12 इंटू 12/1। और कीजिए, अब मैं इसकी कैंसिलेशन करने लगा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। कैसे, देखें 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ओके। उसके बाद 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, बहुत आसान। 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, आपके पास ऊपर क्या बच रहा है, 10 1 1, हम लिखते हैं 10 इंटू 1 इंटू 1। नीचे आपके पास क्या बच रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 1। चलिए मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 10/1, यानी 10 रुपीज़। ऐसे लिखेंगे तो ऐसे, या आप रुपीज़ को ऐसे लिखेंगे। अगर आपने RS सिंबॉलिकली लिखना है तो फिर आपने ₹RS.10 ऐसे लिखना है। ये इसको लिखने के 2 तरीके हैं। अगर आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं रुपीज़ के तो 10 के बाद आप लिखें, अगर आपने इस तरह लिखना है आपने सिंबॉलिकली तो RS लिख के डॉट उसके बाद 10। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 6 की समझ आ गई होगी। बस ये चीज़ आप जहन में रखें कि एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है, दूसरी भी डिक्रीज़ कर रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी उसके अकॉर्डिंग वो भी इंक्रीज़ कर रही है, तब भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा।